क्या कोई इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जिसको हम कहते हैं कि टर्म तक तो जा रहा है बच्चा पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये भी क्या आईवीएफ का रीजन हो सकता है या नॉर्मल है? मैटरनल कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे आंवला पॉजिटिव है मदर, तो उन केसेस में मैटरनल रिस्क फैक्टर्स के कारण बच्चे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। बट पर से ऐसा नहीं होता है कि आईवीएफ बच्चा है उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उसके कारण वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। अब वो बच्चा चाहे आईवीएफ से हुआ हो चाहे वो बच्चा स्पॉन्टेनियसली कंसीव हुआ हो, उन बच्चों में हम लोग स्पेशल स्क्रीनिंग्स करते हैं, लाइक विजन का स्क्रीनिंग, इन बच्चों का एक स्पेशल हियरिंग स्क्रीनिंग होता है, कुछ बच्चों का दिल का एकोकार्डियोग्राफी होता है, उसके बाद एक लेवल 4 निकू भी होता है जिसमें मेजर सर्जरी, मेजर न्यूनेटल सर्जरी और ज़्यादा रेस्पिरेटरी सपोर्ट, किसी बच्चे को हाई फ्रीक्वेंसी इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये और एडवांस्ड सपोर्ट होता है मैम। स्टडीज़ में देखा गया कि 1.7 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है प्री टर्म होने का। पर से आईवीएफ प्रोसेस के कारण या कोई बच्चा आईवीएफ से कंसीव हुआ है तो वो जल्दी पैदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते, आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और बहुत से कपल या पेरेंट्स मेरे साथ आके पूछते हैं, मेरे पास आके पूछते हैं कि अगर हमारा बेबी आईवीएफ से डिलीवर हुआ तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम होगी। बार बार ये पूछते हैं कि उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट नॉर्मल होगा कि नहीं। इसी सब बातों का आंसर देने के लिए आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो हैं न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली। डॉक्टर शैली कंसल्टेंट है मदरहुड हॉस्पिटल में और बहुत 13 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्हें है। बेबीज़ को बहुत कंपैशनेटली डील करती हैं और निकू उनके भरोसे चलता है। निकू मतलब न्यूनेटल आईसीयू। एक कहावत है या कहिए एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में बोला गया कि 2 बेबीज़ को लिया था उन्होंने। पहले बेबीज़ को बहुत प्यार से नर्चर किया, सब लोग देखने आते थे उसको और हर बार बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे के जाते थे, अच्छे से खाने पीने को देते थे जो भी वो बच्चा ले सकता है। और दूसरे बेबी को नेगलेक्ट किया इन द सेंस कि उसको बस खाने पीने की रिक्वायरमेंट कर देते और लोकल हाइजीन कर देते थे। दोनों की ग्रोथ में बहुत फ़र्क था। ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जिनको प्यार और कंपैशन से जिन बच्चों को पाला गया उनका ग्रोथ बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ये मैंने स्टोरी आपको क्यों बताई, क्योंकि डॉक्टर शैली एक बहुत ही कंपैशनेट डॉक्टर हैं। जो भी नर्सरी में बच्चा आता है उनको इतने प्यार से वो ट्रीट करती हैं कि वो ठीक होके जाना ही जाना है। तो डॉक्टर शैली की खासियत मैं बताऊं, वो MBBS MD हैं और उसके बाद उन्होंने FNN में फेलोशिप किया और न्यूनेटोलॉजी में उनका जो स्पेशल फील्ड है वो न्यूरोलॉजी है और हिमेटोलॉजी है। तो इसके साथ में जो भी बच्चों को इस तरह का प्रॉब्लम होता है वो बहुत अच्छे से डील करती हैं क्योंकि वो उनकी एक्सपर्ट हैं। तो वी वेलकम डॉक्टर शैली टू दिस पॉडकास्ट। आई थिंक हम बहुत सारे डाउट्स अपने पेशेंट्स के, कपल्स के क्लियर करेंगे जो उनके मन में रहता है। तो मुझे लगा इस तरह का पॉडकास्ट बनाना बहुत ज़रूरी है जिसमें एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट एक न्यूनेटोलॉजिस्ट के साथ इंटरेक्ट करे और जनरल पब्लिक उसको सुने। आपके क्या विचार हैं इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो तो मच। वेलकम डॉक्टर शैली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या जो बच्चे आईवीएफ से डिलीवर होते हैं उनका डेवलपमेंट मेंटल या फिज़िकल नॉर्मल रहता है? तो मैम जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं उनमें देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रिस्क एक एवरेज जो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं थोड़ा सा हायर होता है। मतलब अगर एवरेज एक बच्चे को प्री टर्म होने का रिस्क एवरेज प्रेगनेंसी में 10% होता है तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में 15% होता है। ये रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी होता है बिकॉज बहुत बार ये बच्चे या तो ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ ट्विन्स और ट्रिपलेट्स इन बच्चों का कई बार वेट कम होता है या ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। पर अगर कोई बच्चा नॉर्मल ग्रोथ हुआ है और टर्म पे हुआ तो क्या दोनों बच्चों में कोई डिफरेंस आपको लगेगा? ओवरऑल इन बच्चों में बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस होता है। ये बच्चे बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह बॉर्न होते हैं, नॉर्मल बच्चे की तरह फीड करते हैं, नॉर्मल बच्चे की तरह ही ग्रो करते हैं। मतलब अगर कोई नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ हाँ जी, तो आपको लगता है, सॉरी आईवीएफ से पैदा हुआ तो आपको लगता है नॉर्मल है और नॉर्मल की तरह उसको ट्रीट करते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम लोग नॉर्मली उनको नॉर्मल उनका ग्रोथ, न्यूट्रिशन, माइलस्टोन
जैसे हम लोग एक नॉर्मल बच्चे को मॉनिटर करते हैं, उसको बिल्कुल उसी की तरह मॉनिटर करते तो हैं। क्या आप बच्चों को इमीडिएटली मदर्स को दे देते हो? हाँ जी मैम, ये हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, गोल्डन आवर ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो, चाहे बच्चा सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर हो, चाहे आईवीएफ का बच्चा चाहे हो, आईवीएफ का हो, चाहे स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हो, वो विद इन 1 आवर अगर बच्चा स्टेबल है, प्री टर्म नहीं है, टाइम से पहले पैदा नहीं हुआ है, वो विद इन 1 आवर मदर के साथ रूम इन हो जाता है, जिससे विद इन फर्स्ट आवर बच्चे को वो जो गोल्डन आवर है उसमें ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाए, और जो मदर के साथ उसकी बॉन्डिंग है वो इमीडिएटली शुरू हो जाए, बच्चे को कोई एक्सटर्नल मिल्क ना मिले, कोई एक्सटर्नल लोग टच ना करें, जो फर्स्ट टच है वो मदर का टच होना चाहिए। तो डॉक्टर शैली एक बात बताइए, जब बच्चे आपके पास आते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है या आईवीएफ के बच्चा डिलीवर हुआ है, तो क्या आप उनका कोई स्पेशल स्क्रीनिंग करते हो या जैसे नॉर्मल बच्चों का स्क्रीनिंग करते हो वो ही आपके प्रोटोकॉल में है? मैम, इन बच्चों के लिए अलग से कोई स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होता नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं। अगर ये बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ होता है, अब वो बच्चा चाहे आईवीएफ से हुआ हो, चाहे वो बच्चा स्पॉन्टेनियसली कंसीव हुआ हो, उन बच्चों में हम लोग स्पेशल स्क्रीनिंग्स करते हैं, लाइक विजन का स्क्रीनिंग, इन बच्चों का एक स्पेशल हियरिंग स्क्रीनिंग होता है, कुछ बच्चों का दिल का एकोकार्डियोग्राफी होता है। नॉर्मली जो बच्चा मदर के पास इमीडिएटली गया है, उसको नर्सरी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उन बच्चों के हम 2 ही टेस्ट करते हैं, वो सारे बच्चों के लिए कॉमन है, चाहे वो आईवीएफ मतलब वो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आईवीएफ बच्चे हैं इसलिए वो स्क्रीनिंग अलग से कर रहे हैं? क्योंकि मैम आईवीएफ प्रेगनेंसीज में मुझे लगता है जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इतना कुछ स्क्रीन कर चुके होते हैं, जब तक वो हमारे पास आते हैं वो बच्चों का कोई टेस्ट बचता ही नहीं है करने के लिए। नहीं, सॉरी, हाँ आप प्लीज़ कंटिन्यू। तो इन बच्चों में मैम बहुत ही कम चांसेस होता है, बहुत ही कम प्रोपोर्शन में मैंने देखा है कि कुछ हमें स्पेशल स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। आईवीएफ बच्चों में एक चीज़ मैंने देखी है कि 5% बच्चों में कई बार हमें एको करना पड़ता है, उन बच्चों में कभी कभार एक छोटा होल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि प्रीमेच्योर होते हैं इसलिए, या वैसे भी हो सकता है? प्री टर्म के कारण, बट कभी कभार मैंने देखा मैम एक हार्ट डिफेक्ट होता है जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, जो आईवीएफ बच्चों में मे बी 5% ज़्यादा इंसिडेंस होता है, बट उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बाय 6 to 9 months वो होल अपने आप क्लोज हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं होता है। बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ इसके होल है या कुछ भी है, बट वो केवल 5% केसेस में होता है। वो 5% मोर देन द एवरेज। तो नॉर्मली भी कभी कभी ऐसे मिलता है क्या? नॉर्मली भी होता है, क्योंकि अगर प्रीमेच्योर बच्चा हुआ चाहे वो आईवीएफ से हुआ या ना हो, उसमें भी ऐसा मिल सकता है? उसमें भी मिल सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्क्रीनिंग्स लोगों को लगता है कि आईवीएफ के कारण हो रहे हैं, वो एक्चुअली प्रीमेच्योरिटी के कारण हो रहे होते हैं। अच्छा। वो आईवीएफ के कारण पर से अलग से कोई स्क्रीनिंग होती नहीं, बिकॉज ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि आईवीएफ के कारण प्रीमेच्योरिटी ज्यादा देखने में आती है आपको? प्रीमेच्योर बच्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि आईवीएफ हुआ है, ऐसा होता है? मैम क्या परसेंटेज है आईवीएफ प्रोसेस? देखिए मैम, एक तो है कि आईवीएफ में अगर ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, उसमें ऑब्वियसली बच्चा थोड़ा सा प्री टर्म होगा। दूसरा, जो अगर सिंगलटन प्रेगनेंसीज भी हैं, उसमें स्टडीज में देखा गया कि 1.7 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है प्री टर्म होने का। अच्छा। बट ये जो रिस्क होता है ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ मैटरनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। राइट। अगर मदर की एज ज़्यादा है या मदर के कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब कोई अंडरलाइंग कॉज मदर को रहा होगा जिसके कारण उनको इनफर्टिलिटी भी होती है। हाँ जी। तो उस अंडरलाइंग कॉज के कारण हो सकता है, प्रीटर्म हो सकता है, पर से आईवीएफ प्रोसेस के कारण या कोई बच्चा आईवीएफ से कंसीव हुआ है तो वो जल्दी पैदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो सकता है जैसे किसी को इनफर्टिलिटी है, जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट्स आईवीएफ के देखती हूँ, किसी को फाइब्रॉइड्स हैं तो स्पेस नहीं है, थोड़ा उनको जल्दी, या ट्विंस हो गए जल्दी प्रीमेच्योर, उनकी डिलीवरी हो गई, या इस तरह कोई और अंडरलाइंग हाई डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उनकी मदर्स के कारण उन बच्चों को प्रीमेच्योरिटी या कुछ हो सकता है। और क्या कोई इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसको हम कहते हैं कि टर्म तक तो जा रहा है बच्चा पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ये भी क्या आईवीएफ का रीजन हो सकता है या नॉर्मल है इसमें? मतलब ये भी अगेन सेम रीजन कि मैटरनल कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे आंपला पॉजिटिव है मदर, तो उन केसेस में मैटरनल रिस्क फैक्टर्स के कारण बच्चे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। बट पर से ऐसा नहीं होता है कि आईवीएफ बच्चा है उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उसके कारण वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। इन सब चीज़ों का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। एक बार हमें ये बताइए कि ये बच्चे जो भी आपके पास नर्सरी में आते हैं, पहले डिलीवरी के बाद आते हैं, चाहे वो आईवीएफ हो या नॉर्मल हो, आप किस तरह का केयर उनको देते हैं?
तो मैम इन बच्चों को बेसिकली हम एक सपोर्टिव केयर देते हैं। हमें मिमिक करना होता है जैसे बच्चा माँ के गर्भ के अंदर था, हमें वैसा ही एनवायरनमेंट उसको ट्राई करना है कि नर्सरी में दिया जाए। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत प्रीटर्म बच्चा होता है जो 30 वीक से पहले पैदा होता है, हम उसको इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। इंक्यूबेटर कोशिश करता है कि जैसे माँ के वूम के अंदर बच्चे को कोई लाइट नहीं, कोई साउंड नहीं, बिल्कुल गर्म वातावरण वैसा दिया जाता है। अच्छा। सो इन बच्चों का एक एक फंक्शन को हम लोग अलग से मॉनिटर करते हैं। अच्छा, जैसे इन बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इनका फेफड़ा पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं होता है, इन बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अच्छा। वो इनफैक्ट वो एक नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल स्पॉन्टेन, एक्चुअली नॉर्मल एक गलत टर्म है, स्पॉन्टेनियसली कंसीव्ड बच्चों में भी जो बच्चे प्री टर्म होते हैं लेस देन उनमें वही रहेगा, उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन बच्चों को कई बार हमें अब ब्रीदिंग सपोर्ट बहुत तरीके का होता है मैम। कई बार इन बच्चों को सिर्फ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देते हैं, कुछ घंटों के लिए वो अपने आप सेटल हो जाते हैं। बेसिकली इन बच्चों का ये एक अंदर से बाहर का ट्रांजिशन होता है जो कई बार हमें सपोर्ट करना होता है। अच्छा। कई बार ये सिर्फ ऑक्सीजन से सेटल हो जाते हैं। कुछ बच्चों को हमें नेजल प्रॉन्ग्स लगा के एक मेथड होता है जिसको हम लोग सीपैप बोलते हैं, वो ये देते हम हैं। प्रीमैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, चाहे आईवीएफ हो या नो आईवीएफ, चाहे स्पॉन्टेनियसली, चाहे स्पॉन्टेनियस, पर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स प्रीमैच्योरिटी में आ सकती है। उनमें ज़्यादा इंसिडेंस होता है मैम, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट होने का, जितना बच्चा प्रीटर्म होता है। अब तो मैम देखिए, क्योंकि जो वायबिलिटी का है, पहले हम लोग बहुत साल पहले 10 इयर्स बैक हम लोग बोलते थे कि 28 हफ्ते से कम बच्चों को आपको रिससिटेट नहीं करना है। पर अब हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं जो हमारे आपके हाथों से और हमारे हाथों से 24 वीक से भी बिल्कुल मतलब वायबिलिटी बढ़ गई है आजकल। इंटरनेशनली लोग कह रहे हैं कि इससे छोटे बच्चे भी अगर होंगे 24, 23 के भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर इन द रिकॉर्ड्स कि वो सर्वाइव करते हैं। हालांकि सक्सेस रेट इतनी नहीं होती, बट फिर भी दे कैन एंड सर्वाइव एंड दे कैन हैव अ गुड इंटैक्ट सर्वाइवल। इंटैक्ट सर्वाइवल का मतलब है मैम कि आगे जाके ये बच्चे एक नॉर्मल बच्चे की, इनको टाइम लगेगा कैचअप होने में। करेक्ट। ये जैसे हम लोग भी इन बच्चों को 2 साल का टाइम देते हैं कि अब 2 साल में ये बच्चे कैचअप करते हैं। तो इनको ये टाइम, और जैसे आपने पहले मेंशन किया था नर्चर, सो नर्चर इनका सिर्फ नर्सरी में नहीं, जैसे पेरेंट्स इनको नर्चर करते हैं और इन बच्चों का जैसे ग्रोथ और फॉलोअप होता है, तो ये बच्चे मैक्सिमम बच्चे 2 साल की एज पे कैचअप कर लेते हैं। दे आर लाइक एनी अदर बेबी। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर शर्ली, आप ये भी बताइए कि क्या इन बच्चों को फीडिंग के लिए कुछ स्पेशल दिया जाता है आईवीएफ से बॉर्न, या जैसे नॉर्मल बच्चों को फीडिंग के लिए दिया जाता है ब्रेस्ट फीड या टॉप फीड व्हाटएवर, तो उस हिसाब से दिया जाता है या उनको स्पेशली कुछ फीडिंग के लिए देते हैं? मैम आईवीएफ प्रेगनेंसीज में मदर्स को लैक्टेशन में कोई इशू आता नहीं है, दे आर एबल टू लैक्टेट। जो लैक्टेशन इश्यूज कुछ मदर्स को आ सकते हैं, कुछ मदर्स जिनकी जो बच्चा थोड़ा प्रीटर्म होता है, या मदर्स की तबीयत ठीक नहीं होती है, या मदर्स को ड्यूरिंग डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई बार उन बच्चों मदर्स को इमीडिएट ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है। उसके लिए हमारे पास, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे 24/7 लैक्टेशन सपोर्ट होता है कि मदर्स, सपोज बच्चा इमीडिएट, जैसे बच्चा डिलीवर हुआ और मदर के पास, जैसे मैंने कहा विद इन 1 आवर हमने मदर को बेबी दे दिया, तो वो इमीडिएटली बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं और वो हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हम ऊपर से फॉर्मूला मिल्क ना दें। फॉर्मूला मिल्क बहुत ही कम बच्चों में दिया जाता है जिनमें बिल्कुल ही ऐसा है कि मदर की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल मिल्क नहीं हो पा रहा है, या मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, मदर अंडर मॉनिटरिंग है। अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग मिले। और आईवीएफ प्रेगनेंसीज में मैंने देखा है 100% ब्रेस्ट फीडिंग भी एस्टैब्लिश हो सकती है अगर मदर मोटिवेटेड हो। तो जो ये बच्चे नर्सरी से, मतलब जैसे ही डिलीवरी हुआ, सिजेरियन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुआ, आप मालूम है आईवीएफ बेबी है, पहले तो एक बार नर्सरी में ले जाते हैं थोड़ा उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो नर्सरी क्या इनकी कुछ लेवल्स होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह की कोई केयर होती है नर्सरी में? हाँ, सो मैम नर्सरी के 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 नर्सरी होता है जिसमें हेल्दी बच्चों को रखा जाता है, थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग के लिए। बच्चा 35 वीक से ऊपर है, उसको हमें कुछ घंटे के लिए रखना है, एस्टैब्लिश करना है, शुगर देखना है, ऑक्सीजन लेवल देखना है, 3-4 आवर्स के लिए रखना है, वो लेवल 1 नर्सरी होता है। जो लेवल 2 नर्सरी होता है उसमें मॉडरेटली इल बच्चे होते हैं मैम, जैसे जो बच्चे 32 वीक से ऊपर हैं, 1.5 किलो से ऊपर हैं, उनको लेवल 2 नर्सरी में रखा जाता है। या बच्चे को कुछ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन सपोर्ट 2-3 डेज़ के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की या सीपैप सपोर्ट की नीड है,
वो लेवल 2 में रहते हैं। लेवल 3 इससे ज़्यादा एडवांस नर्सरी होता है, जिसमें 32 वीक से कम बच्चे रह सकते हैं, इंट्यूबेटेड वेंटिलेटर वाले बच्चे रह सकते हैं, जिन बच्चों को कोई माइनर सर्जरी होनी है वो बच्चे रह सकते हैं। वो लेवल 3 वाला निकू होता है मैम। ओके। उसके बाद एक लेवल 4 निकू भी होता है, जिसमें मेजर सर्जरी, मेजर न्यूनेटल सर्जरी और ज़्यादा रेस्पिरेटरी सपोर्ट, किसी बच्चे को हाई फ्रिक्वेंसी इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये और एडवांस्ड सपोर्ट होता है मैम, जो बहुत ही कम बच्चों को ज़रूरत होता है, बट कुछ बच्चों को ज़रूरी होता है, लाइफ सेविंग मेजर्स होते हैं, तो वो लेवल 4 निकूस होते हैं। वेरी गुड। डॉक्टर शैली, जो बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ या जो नॉर्मल पैदा हुआ, उनके डेवलपमेंट की कोई टाइमलाइन होती है कि ये बच्चा थोड़ा टाइम लगाएगा डेवलप होने में, चाहे वो बाद में नॉर्मल हो जाता हो, या ये बच्चा टाइम नहीं लगाएगा, इस तरह से कुछ होता है? क्योंकि आईवीएफ है, इसके डेवलपमेंट की कोई टाइमलाइन होती है क्या? मैम, डेवलपमेंट की टाइमलाइन जेस्टेशन के हिसाब से होती है। अच्छा। अगर बच्चा फुल टर्म पैदा हुआ है, चाहे वो आईवीएफ से हुआ है, चाहे स्पॉन्टेनियसली कंसीव्ड है, उसके माइलस्टोन्स हम हर बच्चे के मॉनिटर करते हैं, बट उनके माइलस्टोन्स एक तो मैच करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मैच करते हैं। और देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होता है जो 6 वीक्स पे आता है, जिसको हम सोशल स्माइल बोलते हैं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। अगर एक बच्चा 6 वीक्स नहीं तो 8 वीक्स, मतलब 1.5 मंथ से 2 महीने के बीच में अगर बच्चा पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना शुरू कर रहा है और हंस रहा है, मतलब वो पहचानने लग जाता है पेरेंट्स को कि ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है। 6 वीक्स पे ही पहचानने लग जाता है। वो 4 वीक्स पे ही पहचानने शुरू हो जाते हैं, बट वो उनको पता नहीं होता उनको क्या करना है। 6 वीक्स पे वो एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, वो स्माइल करना शुरू करते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है मैम। 6 to 8 वीक्स पे सोशल स्माइल आ रही है तो एक बहुत ही रीअश्योरिंग साइन होता है वो। सिमिलरली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है हेड कंट्रोल, जो नेक कंट्रोल होता है, जो बच्चा अपनी गर्दन संभालना शुरू करता है, वो 2 to 3 मंथ्स के बीच में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट 6 मंथ्स के माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स के वो नॉर्मल बेबी से मैच कर जाते हैं आईवीएफ नॉर्मल बच्चा, हाँ। अगर मैम जो टर्म बच्चा है, और टर्म बच्चे बेसिकली माइलस्टोन जेस्टेशन के हिसाब से होता है। इसका मतलब इससे कोई आईवीएफ है या नॉर्मल, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका टाइम पूरा हो गया, प्रेगनेंसी फुल टर्म हो गई, तो वो वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। और जो थोड़े प्रीटर्म बच्चे होते हैं उसमें हमें एक कंसेप्ट होता है करेक्टेड जेस्टेशनल एज। तो उन बच्चों का हम लोग, सपोज कि कोई बच्चा 32 वीक्स पे पैदा हुआ है, तो उसके माइलस्टोन्स नॉर्मल बच्चों से हो सकता है 6 to 8 वीक्स लेट आए। बेसिकली करेक्टेड एज का मतलब है जो मदर की ड्यू डेट है, फिर हम उससे उसकी एज को कैलकुलेट करते हैं माइलस्टोन्स को लेके। और वो हम 2 इयर्स तक करते हैं। 2 इयर्स तक हम लोग करेक्टेड एज को करते हैं। तो अगर सपोज एक नॉर्मल बच्चा 1.5 महीने पे हंस रहा है, जो बच्चा 1.5 महीने पहले पैदा हुआ है वो 3 मंथ्स पे हंसेगा। सो वो करेक्टेड एज, तो जैसे कई बार पेरेंट्स, मतलब एक तरह से बाहर है, वो यूट्रस में नहीं है लेकिन बाहर है, पर टाइम उतना ही ले रहा है। अगर वो फुल टर्म होता तो यूट्रस में टाइम लेता, बट क्योंकि वो बाहर आ गया तो बाहर टाइम ले रहा है, पर एक तरह से बराबर मैच कर रहा है। तो जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जिनका बच्चा प्री टर्म था, अब वो बच्चा आइडियली एक बच्चा 5 मंथ्स पे 6 मंथ्स पे थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हो जाता है। कोई बच्चा है जो 3 मंथ्स प्री टर्म हुआ है, तो वो ऑब्वियसली अभी 6 मंथ्स पे बैठना नहीं शुरू करेगा। तो पेरेंट्स बहुत ही चिंता करते हैं कि अभी तक बैठा नहीं है, मतलब बच्चा नॉर्मल नहीं है। बट उसके माइलस्टोन 3 महीने के बच्चे के हिसाब से हैं, तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब हमें ये पूछना चाहिए कि आप कितने वीक्स पे डिलीवरी हुई, उस हिसाब से माइलस्टोन होगा। और भी आप कोई स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ, आईवीएफ हुआ, या उसका कोई स्पेशल स्क्रीनिंग भी करते हैं, हियरिंग का, विजन का, ऐसे कोई स्पेशल स्क्रीनिंग होती है, या सब बच्चों में वो स्क्रीनिंग करते हैं और वो मैच करती है आईवीएफ के साथ? मैम, जो हेल्दी टर्म बच्चे हैं उनकी हम 2 ही स्क्रीनिंग करते हैं। एक तो हम लोग हियरिंग स्क्रीनिंग सारे बच्चों की करते हैं, यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग सब बच्चों का करना कंपलसरी है। तो इतने छोटे बच्चों का पता लग जाता है कि इसमें हियरिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल मैम, हम हियरिंग टेस्ट सब बच्चों में करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमें लगता है इसको सुनाई देता है। कैसे करते हैं हियरिंग टेस्ट? तो हियरिंग टेस्ट 2 टाइप के होते हैं मैम, एक OAE होता है और एक AABR होता है। OAE में क्या होता है, एक स्पेशल मशीन होती है जो कान के पास लगाई जाती है और उसका एक वापस एक ट्रांसमीटर होता है। तो एक साउंड बच्चे के ईयर में फेंकी जाती है, अगर वो ट्रांसमीटर के पास वापस आ गया तो मतलब वो कनेक्शन उसका ठीक है। ये एक सिंपल हियरिंग टेस्ट होता है जो सारे टर्म बच्चों में, हेल्दी बच्चों में होता है। जो प्री टर्म बच्चे होते हैं या निकू में रहे होते हैं बच्चे और सिक रहे होते हैं, उन बच्चों का हम एक और स्पेशल टेस्ट करते हैं जो हमारा हियरिंग का पाथवे है, जो यहाँ से साउंड गई और ब्रेन तक सिग्नल गया और वापस आया, वो पूरे पाथवे को डिटेक्ट करता है कि पाथवे में एक एक चीज़ नॉर्मल है या नहीं। तो जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल हियरिंग टेस्ट होता है। सिमिलरली प्री टर्म बच्चों के लिए एक स्पेशल आई का टेस्ट भी होता है। सो नॉर्मली हम बच्चों का, एक जो हेल्दी टर्म बच्चा पैदा होता है, हम बच्चे का बर्थ पे एक टेस्ट करते हैं जिसको रेड रिफ्लेक्स बोलते हैं।
उसमें हम लोग चेक करते हैं एक ऑफ्थाल्मोस्कोप लेके कि बच्चे का आईज जो रोशनी का रास्ता है वो क्लियर है या नहीं। हमने यहाँ से रोशनी फेंकी, वो पीछे रेटिना तक जा रहा है या नहीं, तो मतलब रास्ता क्लियर है, नॉर्मल है। जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनका हमें जो रेटिना होता है उसको अलग से टेस्ट करना होता है। तो जो इस स्क्रीनिंग के लिए हम लोग हमारे आई स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है मैम, जो नर्सरी के बच्चों को मॉनिटर करती हैं, जिसमें एक रोल मेरा होता है एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट, नीकू नर्सेस का रोल होता है, ऑडियोलॉजिस्ट का रोल होता है जो ये स्पेशल हियरिंग टेस्ट करते हैं। कुछ बच्चे हियरिंग टेस्ट पास नहीं करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हम एक रिपीट टेस्ट करते हैं 3 to 4 वीक्स। और तो वैसे आप कितने टाइम तक फॉलो अप करते हो? आईवीएफ बेबी, आपको पता है आईवीएफ बेबी हो गया, ये डिलीवरी हो गया, नॉर्मल है, आपने उसको लेबल कर दिया, इट्स लाइक एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो क्या आपको कितने टाइम तक उसको फॉलो अप करना चाहिए या करते हैं कि उसका डेवलपमेंट, ये हो सकता है इनिशियली आपको लगता है कि नॉर्मल है, बट आगे जाके डेवलपमेंट में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती हो, तो ये भी हमारे जो लोगों को या कपल्स को ये इश्यू रहता है कि अभी तो बोल दिया आपने नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बट क्या 4 साल बाद 5 साल बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उसके लिए आप कितने टाइम तक उनको फॉलो अप करते हो? मैम एज अ पीडियाट्रिशियन हमारा जो ये रोल होता है बच्चे के फॉलो अप में बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 5 years तक तो चलता ही है। अच्छा। जैसे चाहे वो प्रीमेच्योर हो या नॉर्मल हो? बिल्कुल मैम, क्योंकि कोई भी बच्चे को जैसे ऑटिज्म टाइप की कोई बीमारी डिटेक्ट हो सकती है। ऑटिज्म कई बार फर्स्ट ईयर में नहीं डिटेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में या कई बार उसके बाद भी डिटेक्ट होता है। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं जैसे ADHD, वो सब भी फर्स्ट ईयर में नहीं डिटेक्ट होता है। सो हमारे पास हर एज का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे मैं आपको माइलस्टोन्स बता रही थी मैम, तो इनिशियली हम लोग सोशल स्माइल देखते हैं, नेक कंट्रोल देखते हैं। तो इनिशियली हम लोग ग्रॉस मोटा माइलस्टोन्स देखते हैं कि बच्चे ने गर्दन संभाली, पलटी मारनी शुरू करी, बैठना शुरू किया, क्रॉल करना शुरू किया। उसके साथ साथ हम फाइन मोटा करते हैं कि वो हाथों की मूवमेंट्स उसकी नॉर्मल है या नहीं। किसी भी स्टेज पे हमें लगता है कि डिले आ रहा है, तो उसमें भी हमारी अपर रेंज होती है। अच्छा। कुछ बच्चे क्या होते हैं इनिशियली थोड़ा वैसे स्लो होते हैं, बाद में कैचअप कर लेते हैं, बट एक अपर लिमिट ऑफ एज के बाद अगर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा चला नहीं है 12 months पे, दैट इज़ नॉट एबनॉर्मल। बट अगर बच्चा 15-16 months तक नहीं चल रहा है, 17 months तक नहीं चल रहा है, दैट इज़ एबनॉर्मल। देन वी स्टार्ट स्क्रीनिंग की और भी कुछ हमें डिटेक्ट करने की ज़रूरत है या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो हम हर स्टेज पे पहले एक पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चे को स्क्रीन करता है। जैसे सारे बच्चे में वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, तो हर वैक्सीनेशन विजिट पे हमें सारे बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना होता है। अगर ग्रोथ पीछे चल रही है तो हम देखते हैं कि बच्चा ठीक से फीड कर रहा है, ठीक से न्यूट्रिशन मिल रहा है, 6 months पे जो सॉलिड फूड है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं। सिमिलरली डेवलपमेंटल, हर एक स्टेज पे एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है जो आ जाने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो उन्हें हमें स्क्रीन करना होता है। तो जैसे बच्चा और बड़ा होता है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से हो रही है या नहीं, उसमें कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर्स तो नहीं आ रहे हैं, तो ये एक। तो अगर ब्रॉडली देखें तो मतलब 5 years तक हमें फॉलो करना चाहिए। 5 years तक जो माइलस्टोन्स हमारे स्पेसिफाइड है कि इस स्टेज पे ये होना चाहिए, उसको फॉलो अप करते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर शैली, क्या इन लोगों के जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं उनको वैक्सीनेशन शेड्यूल भी सेम रहता है या उनका कोई वैक्सीनेशन थोड़े टाइम बाद आप करते हैं या कुछ पहले करते हैं, ऐसा कुछ है? मैम इन बच्चों का अगेन वैक्सीनेशन इज ऑल्सो जेस्टेशन एज पे। अब जो बच्चा नीकू में है 1 kg का है, उसको हम बर्थ वैक्सीनेशंस नहीं दे सकते। बर्थ वैक्सीन्स हमारी कुछ, जैसे बर्थ पे हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं और BCG देते हैं, ये लाइव वैक्सीन्स होती हैं। ये इन बच्चों को हम लोग बर्थ पे नहीं दे सकते हैं बिकॉज ये इनको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अगर बच्चा फुल टर्म हुआ है, मदर के पास इमीडिएटली गया तो वो उसी दिन फर्स्ट वैक्सीन लेके। मतलब आईवीएफ में क्या नॉर्मल में कोई डिफरेंस? जो वैक्सीनेशन नॉर्मल बच्चे को होंगे वही आईवीएफ बच्चे को, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। अच्छा, अब डॉक्टर शैली आप एक बात बताइए, आजकल काफ़ी लोगों की AMH कम होता है, ओवेरियन रिजर्व कम होता है, उन्हें डोनर लेना पड़ता है। अगर हमने डोनर स्पर्म या डोनर एग से प्रेगनेंसी करी या IVF किया और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनको जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम होती है या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है क्योंकि डोनर एग लिया गया है? इम्यूनिटी वाइज मैम इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम अलग से नहीं होती है, चाहे डोनर एग, डोनर स्पर्म यूज़ किया गया या अपना ही खुद का जेनेटिक मटेरियल है, इम्यूनिटी वाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इकलौता जो चीज़ स्टडीज़ में देखा गया है, जो मेल इनफर्टिलिटी में इक्सी का यूज़ किया जाता है, उनमें कुछ बच्चों में अगर मेल ऑफस्प्रिंग, अगर बेबी बॉय पैदा होता है, कुछ बच्चों में जेनाइटल
मैल्फॉर्मेशन, बहुत ही माइनर जेनाइटल मैल्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, बट ये बहुत ही कम प्रोपोर्शन के बच्चों में होता है, बहुत ही कम इंसिडेंस होता है। और उसके बावजूद अगर सपोज़ किसी बच्चे को इक्सी के बाद कोई बेबी बॉय कंसीव हुआ है, उसमें कोई माइनर जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी निकलती भी है, उसके बाद भी आगे जाके ये बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल रिप्रोडक्शन रहता है। इम्यूनिटी वाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, जेनेटिक वाइज इन बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। माइनर इंक्रीज रिस्क होता है, वो अगेन इट इज़ मोर रिलेटेड टू द एज। अगर सपोज कि डोनर एग और डोनर स्पर्म की एज कम है तो वो उतना ही रिस्क कम हो जाएगा। बिल्कुल, और जनरली हमारे ART लॉ के हिसाब से हम ज़्यादा एज वाली तो डोनर ले भी नहीं सकते, तो इसीलिए देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। कंसीव करने में अगर मदर की एज ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू अस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनोपॉजल लेडी भी हमारे पास आती है तो हम उनको IVF करके ऑफकोर्स डोनर एग लेके हम उनको प्रेगनेंसी कर सकते हैं एंड दे कैन डिलीवर, जितना भी एज स्पेसिफाइड है ART लॉ के हिसाब से। तो मतलब ये है कि अगर जेनेटिक्स चेंज भी हो गए, उसके कारण कोई जेनेटिक प्रॉब्लम IVF बच्चों को होगी, ऐसा देखने में नहीं आता ऐसा है। नहीं होता है। अच्छा हाँ जी। डॉक्टर शैली, एक और चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि हमने 3 IVF फेल हो गए, 4 IVF फेल हो गए, अब क्या हम अब अगर कंसीव करते हैं 4 IVF, हमारे को ड्रग्स भी मिले इतने सारे, हमने इतना कुछ हमारे हार्मोन्स भी मिले हमें, तो अब जो बच्चा पैदा हो रहा है 4 IVF फेलियर के बाद 5वां, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? नंबर ऑफ IVF अटेम्प्ट से बच्चे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज बच्चे मदर की प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है और बच्चा फुल टर्म पे पैदा होता है। जितने भी अटेम्प्ट्स रहे हों, जो भी कोई अंडरलाइंग मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके कारण कुछ बेबी को हो, वो अलग चीज़ है, पर जितने भी IVF अटेम्प्ट्स के बाद बच्चा होता है, अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है और बच्चा फुल टर्म पे या नियर टर्म पे पैदा हो रहा है तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ें हम होती है, जैसे सपोज़ हमारे IVF से प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, वो बहुत प्रेशियस होती हैं, तो अगर 26 वीक्स पे डिलीवर हो गया, 28 वीक्स पे, तो कपल जान लगा देता है कि किसी तरह से वो बच्चा बच जाए, और आप उसको नर्सरी में रखते हैं, 2 महीने रखना पड़ा, 3 महीने भी रखना पड़ा, उसके बाद जब वो निकल के आता है तो वो, और हम उसको 5 साल बाद देखें, तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होगा, या उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाएगा, कुछ चलने का, कोई मेंटल, ऐसा कुछ लगता है आपको कि कुछ, अगर 5 साल बाद उसको फॉलोअप करें और एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी था, 26 या 28 वीक्स पे डिलीवर हुआ, तो आपको लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? मैम देखिए, अगर ये बच्चे नर्सरी में हेल्दी रहते हैं, चाहे प्री टर्म ही क्यों ना हो, पर इनका नीकू का कोर्स बहुत ख़राब नहीं रहा, इन्फेक्शंस, गट का इन्फेक्शन, ब्रेन में ब्लीडिंग, ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे के आउटकम पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। Okay. अगर बच्चा नीकू में बहुत सिक नहीं रहा है, वेंटिलेटर पे माने रहा हो पर बहुत लंबा नहीं रहा है, जल्दी मदर्स मिल्क पे आ गया है, कोई इन्फेक्शन नहीं लगा है, ब्रेन अल्ट्रासाउंड सारे नॉर्मल हैं, तो ये बच्चे प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग और अच्छे डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर के साथ, और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद जितनी अच्छी केयर उसको पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ये बच्चे 5 इयर्स पे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इनफैक्ट 2 इयर्स पे ही ये बच्चे बहुत अच्छे से कैचअप कर लेते हैं। पर जैसे हमने देखा है जो 26 वीक्स के डिलीवर होते हैं और जब हमारे पास लेके आते हैं बच्चे, तो बहुत पतले दुबले छोटे से स्ट्रक्चर के होते हैं, वो गेन कर लेते हैं बाद में 5 इयर्स बाद, क्या अपने मदर फादर जितने लंबे हो जाते हैं? मैम इनको टाइम लगता है कैचअप करने में। इनफैक्ट इन बच्चों में कई बार टेंडेंसी आगे जाके लाइफ में ओबेसिटी होने की होती है, अच्छा, हार्ट डिसीज़ होने की होती है, तो इनफैक्ट बहुत रैपिड कैचअप इनका नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हाइट और वेट में माइल्ड 10% थोड़ा नॉर्मल से कम ये बच्चे हो सकते हैं, बट मैंने देखा है मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर, जैसे इन बच्चों का न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा फील्ड होता है कि न्यूट्रिशन में इन बच्चों को मदर्स मिल्क मिले, उसके अंदर और सप्लीमेंट्स ऐड हो, बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन घर जाके भी मिले, प्रोटीन इनटेक उसका ठीक हो, तो ये बच्चे काफ़ी हद तक अपनी एक जो इनका जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से जो उनकी हाइट थी उसको मैच कर पाते हैं। अगर वो नर्सरी में किसी का अगर मान लो थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, थोड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ, गैस्ट्रिक का कुछ इशू हुआ, लंग्स का कुछ इशू हुआ, और भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, तो क्या वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है या उसमें फिर थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? मैम देखिए, थोड़ा बहुत इश्यूज रह सकते हैं, 100% बच्चों का आउटकम नहीं हो पाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IVF,
इट्स मोर टू डू विद प्री मेच्योरिटी। जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, किसी बच्चे को जैसे IVF जैसे IVH होता है, जो हमारे हेमरेजेस होते हैं ब्रेन के, उसकी भी ग्रेडिंग होती है। अगर किसी बच्चे को बहुत ही सिवियर ब्लीडिंग है ब्रेन में, ग्रेड 3 ग्रेड 4 IVH है, तो इस बच्चे में थ्योरेटिकली आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है, इंक्लूडिंग सेरेब्रल पॉल्सी, वो इन बच्चों में हो सकता है। बट आजकल जो हमारा लेवल ऑफ थेरेपी है और अर्ली स्टिमुलेशन है, उससे ये बच्चे काफ़ी हद तक एक नॉर्मल नॉट एग्जैक्टली पर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। गुड। कि हो सकता है ये बच्चे बहुत ज़्यादा मैथ्स में और साइंस में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ना हो, पर ऐसा नहीं है कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जा सकते हैं। अच्छा। या ये बच्चे आगे जाके जॉब नहीं कर सकते हैं। सो उसमें एक बहुत बड़ा रोल उसका भी होता है कि बच्चे जब घर जाते हैं तो इनको किस टाइप की मॉनिटरिंग मिल रही है, इनका ग्रोथ और डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होती है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, इन बच्चों की स्पेशल ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, वो उनको प्रॉपर्ली मिल रही है या नहीं। अगर ये सब मिलता है तो ये बच्चे काफ़ी हद तक रीगेन कर सकते हैं फंक्शन। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 10%, 5 to 10% ऑफ एक्सट्रीम प्री टर्म्स में बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जब इस तरह के बच्चे आपकी नर्सरी से बाहर जाते हैं, 2 महीने रहे 3, तो आप बोलते हो कि ग्रेजुएटेड कि चाइल्ड हैज ग्रेजुएटेड, तो एक बहुत बड़ा टर्म आप उनको दे देते हो कि दे हैव ग्रेजुएटेड। तो आपके हिसाब से जब वो IVF बच्चे डिलीवर हो गया, आपने सोचा उन्हें 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितना भी रखा है, या मान लीजिए थोड़ा प्री मैच्योर ही हो गया, उसको आपने 15 दिन रखना पड़ा, 1 महीना रखना पड़ा, और जब वो घर जाता है और उस टाइम पे वो लगता है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या फिर भी आप फॉलोअप रिकमेंड करेंगे कि आप फॉलोअप करिए? हाँ जी मैम, इन बच्चों का फॉलोअप हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार इन बच्चों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल होता है अर्ली स्टिमुलेशन का। इन बच्चों में कोई बहुत ही हल्का डेवलपमेंटल डिले है, अगर वो जल्दी पकड़ लिया जाए तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी से हम इन बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो जो हल्का डिले आ भी रहा है, वो उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों का सिर्फ नीकू से निकलना ज़रूरी नहीं है, इन बच्चों का आगे जाके नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा पोस्ट डिस्चार्ज केयर का। पोस्ट डिस्चार्ज केयर उतना ही बड़ी चीज़ है जितनी नीकू का सर्वाइवल होता है। सिर्फ नीकू से सर्वाइव करके नहीं निकालना है, हमें इन बच्चों को नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया बनाना है। तो आपको लगता है कि उनको फिर एक फुल टाइम नर्स रखनी चाहिए, या पेरेंट्स भी कर सकते हैं उनका केयर? पेरेंट्स को मैम बहुत अच्छे से हम लोग मोटिवेट करते हैं। आप उनको ट्रेन भी करते हो कि कैसे फीड करो, कैसे बताते हैं कि कैसे बेद करो, सब आप उनको, आपकी टीम, मतलब आप नहीं, आपकी टीम पूरी उनको बताती है कि किस तरह से आप उनके साथ। जैसे ही बच्चा स्टेबलाइज होता है और मदर भी अपनी डिलीवरी से ही कंफर्टेबल हो जाती है, तो उसके बाद मदर्स डेली आके कैंगरू मदर केयर कराती हैं। कैंगरू मदर केयर में वो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराती हैं। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बॉन्डिंग भी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग का रेट बढ़ता है, बच्चे का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होता है, वेट गेन बहुत अच्छा होता है। तो जैसे हम लोग मदर्स पहले कैंगरू मदर केयर में इन्वॉल्व होना शुरू करती हैं, हम लोग कैंगरू फादर केयर भी कराते हैं। तो हमारे फादर्स भी बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं। फादर्स को लगता होगा हम क्यों लेफ्ट आउट रहे हैं, हमें भी तो बॉन्डिंग चाहिए बच्चे के साथ। बिल्कुल मैम, और आजकल फादर्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं मदर्स के साथ, मतलब वो एक चीज साथ और नहीं होते तो होना चाहिए। हाँ जी, स्पेशली अगर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, उसमें के लिए मदर तो कर नहीं सकती है। और अलग से नर्स रखने से मुझे लगता है कि जो एक बॉन्डिंग बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ होती है, और जितना अच्छे से प्री टर्म बच्चे को पेरेंट्स संभाल सकते हैं, वो और कोई नहीं संभाल सकता। तो एक चीज़ हम लोग मदर्स को, इंक्लूडिंग उनको मसाज करना, उनके डायपर चेंज करना, उनकी दूध कैसे बनाना है, कैसे पिलाना है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं मदर्स को, फादर्स को। तो अब जैसे हमने देखा कि आपने बताया एक्सट्रीम प्रीमैच्योर बच्चे भी आपके पास होते हैं, प्रीमैच्योर भी होते हैं, फुल टर्म भी होते हैं। आपके पास क्या कोई ऐसी स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जो आपको लगता हो कि नामुमकिन था या इट वाज नॉट पॉसिबल and they have graduated from your nursery, maybe it's IVF or not IVF, आपके पास कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं? ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, और इतनी सारी नहीं कई बार जब लाइफ में आप बिल्कुल हार चुके होते हो, कोई ऐसा पेशेंट होता है तो आप याद करते नहीं, ऐसा पेशेंट हमने बचा के घर भेजा है। करेक्ट। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। IVF प्रेगनेंसी थी मैम, ट्विंस थे, 31 वीक्स के आसपास मदर थी, एंड मदर बेसिकली मदर का हाइपरटेंशन, मदर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था।
प्रॉब्लम क्या आती है इस प्रेगनेंसी में कि एक बेबी का वेट तो 1300 ग्राम्स था, दूसरे बेबी का वेट 450 ग्राम्स था। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी थी एंड समहाउ ऐसा था कि वो जो दूसरा बेबी था वो स्कैन्स में प्रॉपरली दिखता भी नहीं था, उसका ब्लड फ्लो भी जिसको हम लोग रिवर्सल ऑफ एंड डायस्टोलिक फ्लो वो आ रहा था एंड उसकी मूवमेंट्स भी ठीक से दिखती नहीं थी। कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा ना कि क्या करें, दोनों डिफरेंट वेट के हैं, कैसे उनको आगे ले जाएं और क्या डिसीजन लें। और कई बार एक बार तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो बच्चा अंदर वूम में ही खत्म हो चुका है। तो जब हम लोग डिलीवरी के लिए गए तो हमने तो जितने भी बेबीज़ होते हैं, ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, हम उतने ही स्टेशंस प्रिपेयर करते हैं। अगर ट्विन्स हैं तो हम 2 स्टेशंस प्रिपेयर करते हैं जिसमें 2 नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं, निकू नर्स होता है, निकू नर्स होती है, सारे इक्विपमेंट होते हैं। इस बेबी में समहाउ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रेगनेंसी में कि एक बेबी शायद आईयूडी है, वो खत्म हो चुका है, आपको एक ही बेबी के लिए प्रिपेयर करना है। तो हम एक ही बेबी के हिसाब से प्रिपेयर होके गए थे और पहला बेबी आया, हमने उसको रिसीव किया, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, हमने इमीडिएटली सीपैप शुरू कर दिया। इतनी देर में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सेकंड बेबी को निकाला तो वो बेबी भी क्राई करती हुई 450 ग्राम्स क्राई करती हुई बिल्कुल एक्टिव बाहर निकली कि आई एम अलाइव। तो उस बच्चे को हमने फटाफट स्टेशन प्रिपेयर किया, उसको हमने लिया। वो बच्चा हमारे निकू में 4 months रही। आई सी। एंड नाउ शी इज ऑलमोस्ट 3 years old and she's absolutely क्या normal. बात है, क्या बात है। She's That's very absolutely 450 ग्राम्स की। 450 grams वेरी की। नाइस। ये In तो fact, कोई yes. मतलब इसके लिए आई थिंक हमारी निक्कू बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, नर्सेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर केयर करेंगे तो इट बिकम्स लाइक अ नेचुरल वूम, तो उसमें वो बच्चा ग्रो कर सकता तो है। उस बेबी को बहुत ही स्पेशल, इनफैक्ट उस टाइम पे थोड़ा पेरेंट्स वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि 2 बेबीज होंगे। तो आपको लगता है उसका नर्सरी जो निक्कू केयर था वो बिल्कुल ठीक था और निक्कू का जो उसका लाइक डेवलपमेंट था डे टू डे वो सब ठीक था? वो बिल्कुल ठीक था मैम। वो बच्ची आई थिंक उसके अंदर एक वो विल पावर थी। फीमेल्स आर मोर सर्वाइवर्स ना बेसिकली, फीमेल्स में शी वाज अ फाइटर कि आई एम अलाइव, मुझे बचाना है। डोंट थिंक कि ऐसे कि जस्ट बिकॉज मेरा वेट कम है कि मैं किसी से कम हूँ। एंड इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, वो जब घर गई उसका वेट ऑब्वियसली बहुत कम था क्योंकि एक जो 450-460 के आसपास वेट था मैम उसका, वो जितना भी उसका, क्योंकि वेट गेन वाज वेरी स्लो फॉर दैट बेबी, तो वो जब घर भी गई उसका वेट बहुत ज़्यादा कम था। अभी भी दोनों ट्विंस में थोड़ा सा ग्रोथ का डिस्क्रिपेंसी है, बट दे आर डूइंग वेल, बट डेवलपमेंटली बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेरी गुड। चली जाएगी स्कूल भी थोड़े दिनों में। आई थिंक जाना शुरू कर दिया है। नर्सरी में तो जाती होगी। और भी कोई इंटरेस्टिंग है आपका आईवीएफ बेबी जो प्रीमेच्योर हुआ हो या आईओजीआर से हुआ और सर्वाइव होके नर्सरी से चला गया? एक बेबी हमारे पास ऐसी आईवीएफ प्रेगनेंसी थी, वो ट्विंस थे एंड एक्चुअली वो कहीं और डिलीवर हुए थे। उसमें से अनफॉर्चुनेटली दोनों बच्चों को इन्फेक्शन हुआ एंड 1 twin एक्सपायर्ड। तो जो ये बेबी था ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट करके हमारे पास आया कि पता नहीं इसका भी क्या होगा, बिकॉज उन दोनों ही बच्चों को बहुत सिवियर इन्फेक्शन हुआ था। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था कि उसके प्लेटलेट काउंट लिटरली 15-20 दिन तक बढ़े ही नहीं थे। हमने लिटरली डेली उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन दिया है। अच्छा। और वो बच्चा इतना सिक था, उस बच्चे ने ऑलमोस्ट, मतलब जिन्होंने हमें रेफ़र भी किया था उन्होंने ऐसे रेफ़र किया था कि आप ट्राई कर लीजिए। और वो बच्चा खैर ये बेबी बॉय था और उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट थी। वो बच्चा ऑलमोस्ट 2 months वेंटिलेटर पे रहा और उसके बाद भी, यहाँ आने के बाद भी उसका इन्फेक्शन क्लियर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पेरेंट्स ने बिल्कुल होप लूज़ कर दी थी। 10 years ऑफ मैरिज के बाद ये बेबीज़ हुए थे, उसमें से एक ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था एंड पेरेंट्स का ये बोलना था कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ के भी उनका शायद 7th-8th अटैम्प्ट था। ओह आई सी। तो ये बेबी बहुत ज़्यादा प्रेशियस था, बट समहाउ इस बच्चे में बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट थी। एक बार तो हमने भी गिव अप कर दिया था बिकॉज वो वेंटिलेटर से निकलता ही नहीं था। निकालते थे अगले दिन वेंटिलेटर में रहा था वो? ऑलमोस्ट 2 months वेंटिलेटर पे रहा था। ये तो मतलब एक मिरेकल ही हो गया। और पेरेंट्स के लिए एक्चुअली ऐसे कहते हैं जब बहुत ज़्यादा इच्छा हो ना, पेरेंट्स का डेडिकेशन हो, टीम का डेडिकेशन हो और बहुत ज़्यादा इच्छा हो कुछ पाने की, तो ऊपर वाला सुन ही लेता है। और वो बच्चा अभी आई थिंक 3 years का है मैम। वो भी मेरे पास 3 दिन पहले ओपीडी में आया है और मुझसे पूछ रहा है आप डॉक्टर हो? अच्छा। आप मुझे सुई लगाओगे? मतलब उसको आपको कितना खुशी होती होगी ना ऐसे बच्चों को देख के कि जो नामुमकिन चीज़ों को भी अगर
somebody saves तो आपको satisfaction भी बहुत होता मैम हो। बेसिकली NICU एक कंबाइंड एफर्ट होता है, उसमें सिर्फ न्यूरोटोलॉजिस्ट का नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निकू की नर्सेस का होता है। हाँ। निकू की जो नर्सेस होती वेल हैं, ट्रेंड होनी चाहिए, हाँ, जिनको पता होना चाहिए हाँ, हैंडल कैसे करें। जिन निकू की नर्सेस होती हैं वो बिल्कुल एक सेकंड मदर की तरह बच्चों को रखती हैं। इनफैक्ट आई थिंक वो बच्चे निकू की जो नर्सेस होती हैं उनकी आवाज़ अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पहचानते हैं। अच्छा। जब वो बच्चे डिस्चार्ज होके वापस आते हैं और सिस्टर उनसे बात कर रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्माइल करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के साथ रहते रहते नर्सेज डॉक्टर सब इतने कंपैशनेट हो जाते हैं, इतना फुल ऑफ लव होते हैं, उनको हर बच्चा अपना बच्चा लगने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर शैली हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। जो भी पेरेंट्स जाना चाहते हों, जिनका IVF बच्चा हुआ हो, जो एंग्जाइटी उनके मन में हो, उन सबको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो इन अ नटशेल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो IVF से पैदा हुए बच्चे या नॉर्मल पैदा हुए बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है। डेवलपमेंट का, साइकोलॉजिकल, इमोशनल कोई डिफरेंस। जो फ़र्क है प्रीमेच्योरिटी या अंडर वेट बच्चों का, वो नॉर्मली भी अगर कोई प्रीमेच्योर बच्चा होगा और अंडर वेट होगा वो ही प्रॉब्लम्स फेस करेगा जो एक ये IVF का बच्चा करेगा। तो अगर देखा जाए, हाँ, अगर सपोज करो बहुत एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी वाला बच्चा बच जाता है तो उस जो कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली अगर एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी का बचता है या वो थोड़े बहुत 10% जो आपने बताया सीकोली रह जाती है, वो हो जाता है। दूसरी चीज़ की आपने बताया कि फॉलोअप जो है वो रहना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए, जिससे थोड़ा डेवलपमेंट का हमें पता लगे और पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए कि अभी वो बैठता नहीं है, अभी नेक होल्डिंग नहीं, क्योंकि थोड़ा प्रीमेच्योर हुआ। ट्विंस हो या कोई एबनॉर्मलिटी बच्चे में हो या कोई जल्दी पैदा हो जाए प्रीमेच्योरिटी, वो मदर फादर के कोई अंडरलाइंग कॉज रहा होगा जो IVF में, इसके कारण हो सकता है, लेकिन बच्चे कोप अप अच्छे से कर लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शैली, इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू। और मुझे आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव गॉट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे वांट। जितनी एंग्जाइटी उनको रहती है, हमें भी कभी देख के लगता था कि काश एक ऐसा सेशन रखें जिनके सारी डाउट्स उनके क्लियर हो जाएं और उनको कभी भी IVF में कारण ये इशू ना रहे कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लोग IVF से बहुत डरते हैं, कहते हैं कि IVF पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन अगर उनको लगे सही टाइम पे किया, राइट टाइम पे किया, जो बच्चे पैदा होंगे वो नॉर्मल ही होंगे। कोई डिफरेंस नहीं बता सकता कि ये बच्चा IVF से हुआ है, ये बच्चा नॉर्मल हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। स्टे ट्यून विथ फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करते रहेंगे और आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। इट इज़ फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर शैली। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम।